हेलो और नमस्कार। मैं सुमित शुक्ला हूँ और शाम को 4 बज रहे हैं। विज्ञान के एनसीईआरटी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी का एक पोर्शन है जिसे हम मानव पोषण और स्वास्थ्य जानते हैं वो संपन्न कर रहे हैं। कक्षा 9 तक ही मानव पोषण और स्वास्थ्य के बारे में गतिविधियां हैं। क्लास 10 में मानव पोषण और स्वास्थ्य के बारे में गतिविधियां नहीं दी गई हैं, तो हम कल क्लास 9 तक की टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज ही आपका ये टॉपिक जो पूरा हुआ है इसका हम टेस्ट भी आज ही ले लेंगे, है ना। मैंने कल आपको बताया नहीं था, लेकिन इत्तेफाक और सौभाग्य की बात है कि क्लास के ठीक बाद हम एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस जो होते हैं, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई की है उनसे जुड़ा हुआ जो एमसीक्यू बन सकता है उनका हम आपसे रिजल्ट में एक तरीके से उनका एक टेस्ट लेंगे और उम्मीद करेंगे आप ऐसे सवालों को शानदार लगाएं। तो अभी कुछ टॉपिक इसमें बचे उनको देख लेते हैं। लिखा है तीव्र और प्रचंड रोग। कल हमने ये बातें समझ ली थी और हमने आपको एक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार की बीमारियों के बारे में शानदार तरीके से बता दिए थे, कौन सी एक्यूट होती हैं और कौन सी बीमारियां क्रॉनिक होती हैं, है ना। इन सभी को जानते हुए हम आगे बढ़े और हमने देखा कि संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। तो आपने देखा कि बहुत से ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वजह से फैलते हैं। हमने कई संक्रामक बीमारियों के बारे में जिक्र किया था और हमने कल आपको 4 प्रमुख पैथोजन बताए थे। उम्मीद है आपने इसे अपनी कॉपी में नोट किया होगा कि 4 प्रमुख पैथोजन कौन कौन से होते हैं। और इन सारी व्यवस्थाओं को समझते हुए हम आगे बढ़े थे और अंततः हम प्रवेश कर गए थे एक ऐसे पॉइंट पर कि हम देख रहे थे रोग फैलने के कारण कौन कौन से होते हैं। आपने देखा था कि आप रोग फैलने के कारण में पहला तो वातोड़ या एयरबॉर्न डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे जो हवाओं से फैलती हैं, और दूसरी जो बीमारी थी उसको हमने जल से फैलने वाली बीमारी के तौर पर देखा था। और अंततः हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के तौर पर देखा था कि क्या कारण है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैल जाती हैं। तो एक तरीके से असुरक्षित यौन संबंधों से, खराब सुई लगाने से, दूषित खून चढ़ाने से और माँ से उसके बच्चे में। एक और खास बात थी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कभी भी नहीं फैलती हग करने से, साथ खेल खेलने से, या साथ बातचीत करने से, या साथ भोजन करने से कभी भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड नहीं होती हैं। इसलिए हमें कभी भी ऐसी स्थितियों में इनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एक और बड़ा जो टॉपिक है इसके बाद वो ये है कि रोग की अभिव्यक्ति क्या होती है ना। हमें बीमारी है तो हम जाने कैसे। तो अगला हेडिंग डाल दीजिएगा, रोग की अभिव्यक्ति लिखिएगा। और रोग की अभिव्यक्ति, अब अगली हेडिंग लिखिएगा, रोग की अभिव्यक्ति। अब अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि भाई आप कैसे इसे प्रेजेंस कर पाएंगे, है ना। आप कैसे इसे एक तरीके से बता पाएंगे कि शरीर में बीमारी है। तो जैसे ही किसी को बीमारी होगी कुछ ऐसे लक्षण आते हैं, जैसे मान के चलो कि लक्षण आएंगे, आप कहोगे आक्षी, भाई सर्दी हो गई, कोई कहेगा। आप कहोगे उहु उहु, लगेगा खांसी आ रही है, आपको पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। अगला कहेगा बुखार है, कहोगे लाओ देखें बुखार है कि नहीं है। हाँ भाई बुखार है इनको। माथा गर्म है मतलब बुखार है इनको। तो ऐसे कई तरीके हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रोग हमें ये बताता है कि भैया हम आ गए हैं, अब हमें संभालिए। तो देखना, हमारी शरीर में एक होता है प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून पावर। तो अगली रीना लीजिएगा, लिखिएगा रोग की अभिव्यक्ति, लिखिएगा हमारे शरीर में इम्यून पावर या प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो अन्य प्रकार की रोगों से हमारी रक्षा करता है। संक्रमण होने पर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। जैसे ही कोई बीमारी हमारे शरीर में एंटर करेगा, छोटा जीव आएगा, तत्काल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, बूम कर देगा एकदम। और एक्टिव होने के बाद अनेक कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है ना। और जो कोशिकाएं बनती हैं इन्हें हम प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कहते हैं। ऐसे मान के चलना, कोई व्यक्ति आ गया और कोई व्यक्ति आ गया तो अब ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको क्या करना है, डिफीट करना है, तो आप गोला बारूद बनाना शुरू करोगे। वैसे हमारी शरीर में जो हमारा इम्यून पावर है वो क्या करता है, ऐसी कोशिकाओं का विकास करना शुरू करेगा जिससे कि इस प्रकार की गंभीर बीमारी से हम क्या हो जाएं, बच जाएं, इनसे किसी भी स्थिति में संभल जाएं, ठीक है। तो बचने और संभलने के लिए क्या करेगा वो, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कोशिकाओं का विकास करना शुरू कर देगा। क्लियर। अब ध्यान देना, और जैसी वो कोशिकाएं बनेंगी वो उस ऊतक के चारों तरफ आ जाती हैं जिसमें वो बीमारी फैल रही है।
और इन नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं शोथ या इन्फ्लेमेशन। क्या कहा जाएगा? शोथ या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और जब ये नई कोशिकाएं बनती हैं तो हमारी शरीर में बुखार आ जाएगा या हमें बहुत तेज दर्द होना शुरू होगा। और यही प्रक्रिया कहलाता है कि भैया अब आप बीमार हो गए हो, यानी कि रोग की अभिव्यक्ति हो रही है, रोग प्रेजेंस कर रहा है, हमारे सामने रोग दिखाई दे रहा। इसको मैं और सरल भाषा में समझाता हूं। ऐसे मान के चलना कि कोई व्यक्ति है जो बीमार हो गया है ना, जो अभी क्या है, बीमार हो गया। तो जैसे ही ये व्यक्ति बीमार होगा, है ना, मान के चलो कि बीमारी कहीं भी हो गई, है ना, तो जैसे ही इस व्यक्ति में बीमारी उत्पन्न होगी तो बीमारी होने का रीजन क्या है? तो जवाब होगा डिडीज होने का जो मुख्य रीजन है वो ये है सूक्ष्म जीव। क्या है? सूक्ष्म जीव है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रभाव हमारे किसी ऊतक पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ऊतक पर प्रभाव होगा। और जब ऊतक पर प्रभाव पड़ेगा, टिश्यू पर कोई इफेक्ट होगा, तो अब ऐसी स्थिति में समझना हमारी जो शरीर का इम्यून पावर है, आपको पता ना कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, जिसे ही हम इम्यून पावर कहते हैं। तत्काल इम्यून पावर एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव हो करके ये एक नई प्रकार की सेल कैसा बनाएगा? एक न्यू टाइप ऑफ द सेल बनाएगा, है ना, न्यू टाइप ऑफ द सेल बना देगा। और ये नई जो कोशिकाएं बनेंगी, मान के चलो ये नई कोशिकाएं हैं जो नीचे आपको ड्रॉप 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 में दिख रही हैं। इन्हीं नई कोशिकाओं का काम होगा कि जो ऊतक प्रभावित है इनके चारों तरफ जाओ और जा करके इसे बचाने का काम करो। और इसी तरीके से ये कोशिकाएं जा करके अब हमें उस बीमारी से बचा लेती हैं जिससे हम परेशान चल रहे हैं। लेकिन जो ये प्रक्रिया है, ध्यान देना, जो ये प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में ये इम्यून पावर क्या कर रहा है? एक्टिव होकर के न्यू टाइप ऑफ द सेल बना रहा है। इसी प्रक्रिया के दौरान इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन के तौर पर जानते हैं। और इसी को कहते हैं हिंदी में शोथ हो जाना। और इसी दौरान हमें आता है क्या? तेज बुखार। तो बुखार आने का जो मुख्य रीजन है वो यही नहीं है कि आपको वो परेशान करना चाहता है। बुखार आने का जो मुख्य रीजन है वो ये बताना चाह रहा है कि आपके अंदर कोई सूक्ष्म जीव आ गया था जिससे अब आप बीमार हो रहे हैं। बुखार ये कहता है कि अब आपकी जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षी तंत्रिकाएं हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, वो सक्रिय काम कर रही हैं, इसीलिए आपको बुखार आया है। यानी बुखार आना एक अच्छी व्यवस्था है। अब सोचो, ये टीवी चला दें अभी। अब सोचो कि बुखार आया ही नहीं, और जब बुखार आया नहीं अब अंदर अंदर आप बीमार पड़ गए, तब तो आप जान नहीं पाओगे। और जब जान नहीं पाओगे तो बड़ा मुश्किल होगा। भाई आप जान ही नहीं पाए कि बुखार आया, काम चला गया। तो बुखार आया, तुम्हें पता तो चला कि हाँ बुखार क्यों आया। तो बुखार इसीलिए आता है वो बताने के लिए कि आपके अंदर आपकी किसी ऊतक पर क्या हो गया है, हमला हो गया है, बचाओ उससे। समझ गए? तो आज के बाद से बुखार को बुरा मत मानना। कई बार हम क्या करते हैं कि बुखार की दवाई खा लेते हैं और दवाई खा के उसको दाब देते हैं। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। जब तक डॉक्टर ना कहे हमें अनायास अपने आप से पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए। हमारी एक बड़ी गंदी आदत है। ये आदत ये है कि हम थोड़ी ही देर में जैसे बुखार से तपे नहीं, तुरंत पैरासीटामोल लाओ जल्दी खाएं। नहीं, अगर आप बुखार वाले स्थिति में पैरासीटामोल खा के उसे दबा दोगे तो ऐसी स्थिति में मुश्किल होगा ना आपके लिए। तो ये बात आपको जाननी चाहिए। तो बुखार आना, आपको किसी के अगल बगल में किसी को बुखार आ रहा है तो आप बता दीजिएगा कि बधाई हो, आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, अगर ज्यादा प्रभावित कर गया बुखार तो हमें दवाई खा के उसको कम करना पड़ता है, उसकी पावर को थोड़ा डाउन करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो बुखार आना, सूजन आ जाना, अच्छी होना, ये सारी बातें किसकी हैं? इसको बोलते हैं कि रोग की अभिव्यक्ति हो रही है, उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि वाकई में कि हमें बीमारी आ गई है। समझ में आया? अगला जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो है उपचार के नियम। भाई बीमारी हुई तो उपचार भी तो करना पड़ेगा, कि बिना उपचार के काम चला लोगे? उपचार के नियम का मतलब है कि दीज आर टू रूल। यहाँ पर दो नियम हैं
पहला है कि ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड डिजीज, जो हमें संक्रामक बीमारियां हुई हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए। आइदर रिड्यूस ऑफ द इन्फेक्टेड डिजीज, या तो उनका हम क्या करें, रिड्यूस करें, या तो उन्हें हम एलिमिनेट कर दें। यानी बीमारी अगर हुई है तो इस बीमारी के या तो प्रभाव को कम किया जाए, प्रभाव को कम किया जाए, ठीक है ना, ये तरीका है। या तो बीमारी को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, बीमारी को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना, इसे बोलते हैं एलिमिनेट कर देना। क्या करना, एलिमिनेट करना। तो आप कौन सी व्यवस्था बेहतर मानेंगे, बताओ, आप कौन सी व्यवस्था बेहतर मानेंगे, कि उसके प्रभाव को रिड्यूस कर देना ये बेहतर है, कि उस बीमारी को एलिमिनेट कर देना बेहतर है? तो आपका व्यक्तिगत जवाब होगा कि हमें बीमारी को एलिमिनेट कर देना ज़्यादा बेहतर है। उस बीमारी को रिड्यूस करने से ज़्यादा अच्छा है कि उस बीमारी को क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, उस बीमारी को एलिमिनेट कर दिया जाए, रिड्यूस ना किया जाए, बेहतर यही होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एलिमिनेट करने के लिए समय लग जाता है, उस बीमारी को समाप्त करने के लिए समय लग जाता है। इफेक्ट कम करना, ठीक है, तो तत्काल स्वरूप में इफेक्ट कम किया जाए और दीर्घकालिक रूप में उसके प्रभाव को खत्म कर दिया जाए। तो ध्यान देना, इसको लिखिएगा कि उपचार का नियम, तो संक्रामक रोगों के उपचार के दो नियम हैं। पहला, या तो रोग के प्रभाव को कम कर दें, और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम रोग के प्रभाव को कम करते हैं, है ना, रोग के प्रभाव को कम करते हैं। और दूसरा जो तरीका निकालते हैं वो होता है और रोग के कारण को समाप्त करें। क्या करेंगे, रोग के कारण को समाप्त किया जाएगा। अब इसीलिए अगर आपको एंटीबायोटिक दवाई दी, कौन सी दवाई दी गई, एंटीबायोटिक दवाई दी गई, या आपको प्रतिजैविक दवाई कौन सी दी गई, प्रतिजैविक दवाई दी गई है, तो इसका मतलब ही है कि अब आपको रोग का कारण ही समाप्त किया जा रहा है ना, इसे हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। और जब आपको पैरासीटामोल दिया गया, क्या दिया गया, पैरासीटामोल दिया गया, तो ऐसी स्थिति में आपकी रोग के प्रभाव को बातें समझ में आई? तो डॉक्टर यही करते हैं कि पहला काम करेंगे कि आपको आपकी बीमारी को थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। जब रिड्यूस कर देंगे तो आप थोड़ा बहुत भोजन पानी उठाना शुरू करोगे। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, आपकी बीमारी को एंटीबायोटिक दे दे करके 3 4 5 दिन में उड़ा देगा, समाप्त कर देगा। तो ये तरीका होता है उपचार के नियम का। उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको व्यापक समझ में आई हैं। इसे नोट कर लीजिएगा कि अंग्रेजी में लिखेंगे, दीज आर द टू रूल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड डिजीज, आइदर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज और टू एलिमिनेट द केस ऑफ द डिजीज। दोनों बातें कर सकते हैं। पहला तरीका लेकिन रोग के प्रभाव को कम किया जाता है, और दूसरा तरीका रोग के कारण को समाप्त किया जाता है ना। तो दो बड़ी बातें हम करते हैं। अब सवाल आता है कि आज का जो टॉपिक है उसके साथ और क्या जुड़ा है। तो टॉपिक ध्यान देना, हम लोगों ने जब एनसीईआरटी की शुरुआत की तो उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि पहले हम बायो के सभी चैप्टर कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम फिजिक्स के सभी चैप्टर कवर करेंगे, और उसके बाद हम केमिस्ट्री के सभी चैप्टर कवर करेंगे। तो हम इसी तरीके को अनुपालित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बायो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बायो। और बायो में हमने 4 5 आपको हिस्से बताए थे, याद हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो अपनी कॉपी को पलट करके देख लीजिएगा। पहला हिस्सा था मानव पोषण और स्वास्थ्य का। किसका था, मानव पोषण व स्वास्थ्य का हिस्सा था। उम्मीद है आपने इसे देखा होगा, ठीक है ना। इसे हमने ह्यूमन हेल्थ और न्यूट्रिशन के तौर पर जाना था। दूसरा जो हिस्सा है वो है मानव के शरीर के बारे में। किसके बारे में, मानव के शरीर के बारे में, यानी कि जो फिजियोलॉजी वाला हिस्सा होता है, इससे जुड़े जितने टॉपिक हैं
उनको हम कवर कर लेंगे, वो चाहे 6 से हो लेकर के 10-11 तक जो भी हो। इसके बाद हम लोगों ने देखा था वो था सेल और टिश्यू। क्या था? सेल और टिश्यू को लेकर के जो टॉपिक बन सकता था वो देख लेंगे। इसके बाद हम लोग प्लांट के बारे में देख लेंगे। जेनेटिक्स के बारे में अगर कोई टॉपिक बनता है तो उसे देख लिया जाएगा, है ना। ये भी था। और अन्य जो हिस्से हो सकते हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो हमारी बायोलॉजी पढ़ने के जो तरीके थे वो कुछ इस तरह से थे, है ना। पूरी कक्षा 10 का नहीं पढ़ना है। कक्षा 10 में मानव पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई टॉपिक नहीं आता है, इसलिए हम कक्षा 10 की तरफ नहीं जा रहे हैं। मानव पोषण और स्वास्थ्य कक्षा 6 से लेकर के 9 तक ही है। थोड़ा सा हिस्सा 11 में बनता है, लेकिन 11 और 12 का हम लोग अलग से पढ़ने के मूड में हैं, इसलिए उसको हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। जब ये पूरा हो जाएगा तो देखो, साइंस की एनसीईआरटी थोड़ा इसी डिजाइन में पढ़ी जाती है। एक साथ पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत अलग अलग चीजें रखी गई हैं। तो जो तरीका मैं बताया हूँ ये बड़ा उपयोगी और काफी ज्यादा प्रभावी तरीका है। अक्सर जितने टॉपर्स हैं इसी तरीके का इस्तेमाल करके वो पढ़ाई करते हैं। तो अभी हम लोगों ने आज की क्लास में मानव पोषण और स्वास्थ्य टॉपिक कवर कर लिया है। और इस टॉपिक कवर करने के लिए हमने क्लास 6 से लेकर के 9th तक के करीब करीब 7 या 6 चैप्टर फाइनल किए हैं, है ना। जिनमें से आपको याद होगा हम लोगों ने देखा था मनुष्यों में पोषण या भोजन के घटक, है ना। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कैसे हम बच जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीका हमने आपको बताया था। चलिए, तो आज हम लोगों ने इसे कवर कर लिया, 6 to 9 का। और मानव पोषण और स्वास्थ्य, हाँ 5 चैप्टर हमारे थे। अब ध्यान देना, इसको पढ़ने के तदुपरांत अब हमारे पास एक और विकल्प बचता है, वो है कि इनके सवाल कैसे होते हैं। तो मैंने इन सभी 5 चैप्टर से जुड़ करके जो सवाल बन सकते थे उन सवालों की एक सीरीज बना ली है और आपके सामने रखने का प्रयास इसलिए किया है कि आइए देखा जाए, सर एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल को कंफ्यूज हो जाए एक बार फिर से। एंटीबायोटिक जो दवाई होती है वो बीमारी को जड़ से खत्म करती है, वो बैक्टीरिया को मार देती है ना। और जो पैरासीटामोल है वो बुखार के और सूजन के प्रभाव को कम करती है। तो बुखार और सूजन का प्रभाव तो उसी लिए हुआ ना, कि जिस लिए आप क्या हुआ, बुखार और सूजन का प्रभाव इसीलिए हुआ जिसलिए आपके अंदर बीमारी आई थी। वो तो लक्षण है एक तरीके से। तो बुखार कम हुआ, आपको लगा कि हम ठीक हो गए, लेकिन ठीक नहीं हुए। तो ठीक इसलिए होंगे जिससे कि एंटीबायोटिक सूक्ष्मजीवों को मारेगी। समझ में बात आ रही है ना। तो ये 2 तरीके होते हैं। आइए कुछ सवाल हल करते हैं। आप इसे शानदार तरीके से उत्तर दीजिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। पहले सवाल पर नजर डालिए। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर रहा हूं जिससे कि आपको ये दिखे। पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये सवाल दिए गए हैं। बहुत सावधानी से पढ़ना और उत्तर देना। लिखा है कि कौन सा असंगत युग्म है। क्या है? कौन सा असंगत युग्म है, यानी कि इनमें से एक युग्म ऐसा है जो गलत है। लिखा हुआ है पहला, दूध और अंडे ये है कैल्शियम, पालक और सेब ये है लोहा, दूध और केला ये है फास्फोरस, और मछली और नमक ये है विटामिन डी। आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्यों में पोषण और भोजन के घटक नामक टॉपिक, वहीं का सवाल है ये। उत्तर दीजिए। इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, है ना। तो आपको दिख रहा है ऐसा मैं मान रहा हूं। देखो पूरी एनसीईआरटी पढ़े हो, शानदार उत्तर दीजिए। दूध और अंडे कैल्शियम सही है, पालक और सेब लोहा भी सही है, दूध और केला फास्फोरस भी सही है, मछली और नमक ध्यान देना ये गलत है। मछली और नमक से विटामिन डी नहीं मिलता है। विटामिन डी के स्रोत आपने अलग अलग देखे थे। सूर्य का प्रकाश होता है ज्यादातर, है ना।
इसके अलावा आपने मशरूम देखा था, आपने मशरूम के साथ साथ घी देखा था, है ना, मोटे अनाज देखे थे। ये तमाम ऐसे स्रोत हैं जो विटामिन डी के होते हैं। कभी भी मछली और नमक बड़े स्तर पर विटामिन डी का स्रोत नहीं होता है। तो इस हिसाब से आपका जो उत्तर हुआ वो कौन सा हो गया? ए वाला हो गया। यहाँ भी वही तरीका है कि फिश और साल्ट जो है वो कभी भी विटामिन डी का हिस्सा नहीं होते हैं। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया? अंग्रेजी में भी ए वाला हो गया, है ना। तो शुरुआत में खूब गलती हुई, एकदम धमाकेदार गलती आप किए हो। ऐसी गलतियां मान्य नहीं है, ध्यान देना, है ना भैया। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो एनसीईआरटी पूछ रहा है, इसे पढ़िएगा। लिखा है, भोजन के घटक के संदर्भ में, भोजन के घटक के संदर्भ में, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स रिगार्डिंग टू कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब भोजन का घटक आपने पढ़ा है ये टॉपिक। लिखा है कि गेहूं, चावल, बाजरा, आलू आदि ऊर्जा के स्रोत होते हैं। राजमा, मूंग, मटर जैसी दालें, दूध और अंडे कार्बोहाइड्रेट देते हैं। खाद्य तेल और मक्खन वसा देते हैं। सभी प्रकार की सब्जियां विटामिन और खनिज लवण प्रदान करती हैं। इनमें से कोई एक है जो असत्य है, यानी व्हीट, राइस, मिलेट, पोटैटो आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। पल्स लाइक है किडनी गलत है ना, किडनी बीन्स ठीक है, राजमा ठीक। आगे है मूंग, पीस, मिल्क एंड एग सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। Edible oil and butter are the main source of the fat. Almost all type of vegetable provide vitamin and mineral salt. अब में से आप में से बहुत से लोग उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं और शानदार उत्तर भी आ रहा है। अब बताओ जरा, ये जो क्लास में बैठ करके बदमाशियां कर रहे थे ये सब गायब हो गए, टोटल गायब हो गए, एक ना दिखेंगे। तो उत्तर हो जाएगा इसमें गलत है बी वाला, यानी कि केवल दो। कौन सा? केवल दो। क्यों? क्योंकि जो दालें हैं, है ना, दाल है या अंडा है ना, अंडा है ये या दूध है, ये सारे के सारे प्रोटीन के किसके स्रोत होते हैं? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। ये कभी भी कार्ब के स्रोत नहीं होते हैं, है ना। तो आप में से बहुत से लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। इसी स्तर के सवाल आपको आरओ, एआरओ में, यूपीपीसीएस में, आईएएस की परीक्षा में मिलेंगे। मैंने उन्हीं सवालों को यहाँ पर जगह दी है जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी से निकल सकते थे। बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ ये सवाल बनाए जाते हैं और प्रयास ये होता है कि आपके अंदर ये भावना भरी जाए कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल को फिर टेस्ट होगा, और कल को फिर टेस्ट होगा तो परसों को फिर एक बार आपको मायूस होना पड़ेगा। नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, भोजन में विटामिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, डार्क नहीं लिखा है इन लोगों ने जो टाइप कर रहे थे। लिखा है, सूर्य के प्रकाश से त्वचा द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है जो कि हड्डियों और दांतों के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन डी synthesized by the skin in the sunlight necessary for the development of the bone and teeth. सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, टोमेटो, ऑरेंज आदि विटामिन सी के सोर्स होते हैं। विटामिन ई, डी, ए के आर स्टोरेज इन द बॉडी बट नॉट विटामिन बी एंड सी। कह रहे हैं कि विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के शरीर में संचित होते हैं किंतु बी और सी संचित नहीं होते हैं। अब आपको बताना है कि क्या इनमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। विकल्प पढ़िएगा और ईमानदारी से उत्तर दर्ज करते हुए चलते चलिएगा। ध्यान देना, हमने देखा था एक वाटर सॉल्युबल विटामिन थे WSB और एक फैट सॉल्युबल विटामिन थे FSB। जो वाटर सॉल्युबल थे ये थे B एंड C, और जो फैट सॉल्युबल थे वो थे A, D, E और K। और आपको पता है कि बॉडी में फैट ही फैट है, बॉडी में फैट है, और फैट स्टोरेज रूप में है। कैसा है? स्टोरेज रूप में है।
और अगर फैट स्टोरेज रूप में है तो बड़ी कॉमन सी बात है, ए, डी, ई और के ये भी कैसे रूप में होंगे? स्टोरेज रूप में ही होंगे। तो ये बात भी सही है। और टमाटर, नींबू, संतरा, टमाटर, नींबू, संतरा ये भी सही है। और विटामिन डी हड्डी और दांत के लिए होता है, वह भी सही है। यानी विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी। अब ये जो बदलने वाले हैं ना, इतनी मार मार देंगे ना, समझ लो सुधार आ जाएगा, ये बदल जो रहे हो, बदमाश कहीं के। जब पढ़ाते हैं तो दुनिया का ज्ञान आता है। हम अंग्रेज मैन हैं, हम हिंदू मैन हैं, हम उर्दू मैन हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, मास्टर क्या ही कर रहा है। अब जब आज सवाल लगाने की बात आई तो कोई पहले डी किए थे, फिर ए किए, फिर सी किए, फिर डी किए। चलिए अगला सवाल चेक करते हैं। या एक भी, एक सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए कितना प्रोटीन चाहिए? जब आप पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बॉडी के वेट के हिसाब से कितना, बॉडी के वेट के हिसाब से हम प्रोटीन लेते हैं। यानी हम अगर 70 kg के हैं तो हमें कितना चाहिए प्रोटीन? 70 ग्राम पर डे प्रोटीन लेना होता है। ये बातें मैं चिल्ला चिल्ला के एनसीईआरटी में लिखवाया हूं। तो जरा बताना कि लिखा है कि कोई सामान्य क्रियाशील महिला है, उसे कितना प्रोटीन चाहिए? विकल्प में तो बड़ा शानदार लिखा है। तो अगर सामान्य क्रियाशील महिला होगी वो, तो मान के चलना कि कम से कम वो 45 से 50 ग्राम किलोग्राम की होगी होगी, है ना? इससे कम की तो वो नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? सबसे ज्यादा यही दिख रहा है इसमें, चूंकि बड़ा कम लिखा गया है। तो जवाब क्या हो जाएगा? डी वाला, है ना? पहला ही क्लास याद रखिए। तो बड़ी, थोड़ा पानी लाना भाई को। हाँ। तो बड़ी शिद्दत से उत्तर देने का सकारात्मक प्रयास करिए। विकल्प के हिसाब से कौन सा लगाएंगे? डी लगाएंगे। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अनामिका सिंह सी काहे लगा रही बेटा? अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिएगा और विचार करके ऐसा देखना है जो सुमेलित नहीं है। ऐसे युग्म का हमें चयन कर देना है जो गलत है। कौन सा है? विटामिन सी होने से, कमी से अस्कर्बी होता है। डी कम होने से रिकेट्स होता है। और ई कम होने से रात्रि अंधता होती है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि क्या आप इसमें गलत मान रहे हो? सी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी भी ठीक है, लेकिन ये तो गलत है ना। रात्रि अंधता या नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, ये विटामिन ए कम हो जाने पर होगा ना। कभी भी नाइट ब्लाइंडनेस ई से नहीं होता, ई से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत कौन सा है आपका? तो जवाब हो जाएगा कि केवल तीन। कौन सा? केवल तीन। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? ओनली थ्री। तो विकल्प नंबर बी। कौन सा? विकल्प नंबर बी ही इसमें गलत है। अब मैं देख रहा हूं कि बी नामक विकल्प का एक भी छात्र दिखाई नहीं दे रहा है ना? रुको मैं सरकवाता हूं इसे। अगला देखते हैं। लिखा है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के विपरीत सामुदायिक स्वास्थ्य। अभी पढ़ के कभी 2 दिन पहले निकले हो कि अनलाइक इंडिविजुअल हेल्थ, द स्कोप ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ इज वास्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व द लार्ज कम्युनिटी। व्हाट आर द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द कम्युनिटी हेल्थ? सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के प्रमुख कारण कौन है? मोहल्ले की साफ सफाई, स्वस्थ और बीमार दोनों की बात करें सर, ये अरिहंत बुक के क्वेश्चन है। अच्छा, अगला है, स्वस्थ पेयजल की उपलब्धता, अच्छी रोजगार की स्थिति, सामाजिक सद्भावना, कोविड प्रतिरक्षीकरण या डायबिटीज रोग। आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं को लगाओ तो सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होते हैं, है ना? लगा के दिखाओ पहले।
व्यक्तिगत स्वास्थ्य के विपरीत सामुदायिक स्वास्थ्य का क्षेत्र विशाल होता है, क्योंकि इनमें एक बृहद समुदाय सम्मिलित होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो है मोहल्ले की साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, अच्छी रोजगार की स्थिति, सामाजिक सद्भाव, कोविड प्रतिरक्षीकरण या डायबिटिक रोग। तो हमारे स्वास्थ्य को तो हर तरह से प्रभाव मिलता है। आपने देखा ना, स्वास्थ्य एक बड़ा और काफी प्रभावी कारण है ना। तो कॉमन सी बात है, क्या हो जाएंगे? आल, सारे के सारे। तो आल लगा दीजिए कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, मानसिक भी है ना, शारीरिक भी है। कोई कमी ही नहीं स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वस्थ और रोग मुक्त होना, दोनों की चर्चा हम कर रहे हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। विकल्प का सही चयन करना है। टाइफाइड, कुष्ठ, मलेरिया। अब ये देखना है कि इनमें से तीव्र रोग कौन सा है और कौन सा छह बीमारी है। पीलिया, क्षय रोग, हाथी पांव, मलेरिया रोग, कुष्ठ रोग और टाइफाइड। तो छह में से तीन तीव्र रोग हैं और तीन दीर्घकालिक हैं, है ना। अब दीर्घकालिक कौन सी हो सकती हैं, एक बार उन पर कवर डाल देना, है ना। तो जैसे हाथी पांव रोग है ना, एक क्षय रोग या टीबी है। तो जिसमें चार होगा उस विकल्प की तरफ इंतजार करना, क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बहुत लंबे समय तक हमें परेशान कर सकती है। तो चार कहाँ है दीर्घकालिक में? चेक कर ले, चार या तो यहां है, चार या तो यहां है। हाथी पांव भी बहुत दिन तक होती है, यानी कि छह जहां होगा छह यहां है और छह नहीं है। अगला जो कुष्ठ रोग होता है ये भी बहुत दिन तक होता है, तीन हो गया। तो अपने आप एक दो पांच कनेक्ट हो गए। तो विकल्प कौन सा हो गया हमारा? डी वाला। तो ऐसी ही बीमारियां जो दीर्घकालिक हैं उनको दिमाग में रखिए, जो तीव्र हैं उनको दिमाग में रखिए। तीव्र रोग तब होते हैं जो कुछ दिन में ही खत्म हो जाए, 7 8 10 दिन में, 14 दिन में पढ़ के वो खत्म कर दें, वो तीव्र रोग होते हैं। वो रोग जो जीवन भर रहे हैं वो कैसे होते हैं? दीर्घकालिक होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। हीमोफीलिया, डायबिटीज, रिकेट्स, रिंगवर्म। आपसे पूछा गया कौन सी किस प्रकार की बीमारी है। हीमोफीलिया है, डायबिटिक है, रिकेट्स है, रिंगवर्म है। डिफिशियंसी डिजीज है, तो ध्यान देना कि जो रिकेट्स है वो डिफिशियंसी हो जाएगा। और इसके अलावा डायबिटिक है, हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया जेनेटिक हो जाएगा। डायबिटिक है हार्मोन डिस्टरबेंस की वजह से, हाँ बिल्कुल, हार्मोन गड़बड़ हुआ तो डायबिटिक हो जाता है। रिंगवर्म फंगल है, तो डी का 4 गया, डी में 4 चला गया। और सी में 1 गया तो सी में 1 चला गया। डायबिटिक 3 गया और 2 गया, तो कौन सा विकल्प हो गया आपका? बी वाला विकल्प चिन्हित कर लिया आपने। कौन सा? बी वाले विकल्प को आपने बहुत शानदार तरीके से चिन्हित कर दिया। अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। लिखने की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिएगा। ये भी बीमारियां हैं। अक्सर आपको जो लिस्ट पढ़ाई गई वहीं से आया है सवाल, कुछ नया सवाल नहीं है ये। मलेरिया है, तो पोलियो है, तपेदिक है और दाद है। तो मलेरिया कब होता है? ध्यान देना, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस और रिंगवर्म है। और यहाँ पर मलेरिया है और थोड़ा सा ये अंग्रेजी वाला थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो हिंदी की तरफ ही देखिएगा। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है ना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो ए का 4, ए में 4 यहाँ है। पोलियो, तो पोलियो क्या वायरस जनित बीमारी है? बताना जरा। टीबी कैसा है? जीवाणु है, ये तो हमें पता है, तो सी में 2 हो जाएगा। सी में 2 हो गया, ए में 4 हो गया। दाद कैसी बीमारी है? तो दाद कवक की बीमारी है, ये हो गया। तो कौन सा विकल्प आया? ए वाला विकल्प आ गया। तो कई बार कुछ चीजें नहीं भी पता होंगी, कुछ चीजें पता होंगी, वहां से आप कनेक्ट करते हुए अपने आप को लेते चलिएगा। यानी किसी भी की स्थिति में, किसी भी हालात में आपको मुश्किल नहीं होने वाली है, ये बात तो तय है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा है। लिख रहे हैं कि एड्स एचआईवी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक एचआईवी के संचरण की विधि नहीं है? यानी अभी पढ़ के नहीं लो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हक करने से, साथ खाना खाने से, बातचीत करने से, खेलने से नहीं फैलती हैं। तो दूषित रुधिर का आधान बिल्कुल हो जाएगा, हाथ मिलाने से नहीं होगा, सुई के उपयोग से हो जाएगा, यौन संपर्क से हो जाएगा। तो किससे नहीं होगा? बी वाले से।
तो संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज संक्रमण में नहीं आती हैं। ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 है, टीकाकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा जाए। टीका कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का उदाहरण है, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। आपने इनके नाम और चेहरे देखे हैं। भारत वर्तमान में अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस ए रोग के प्रति पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो चुका है। टीका मृत निष्क्रिय रोगजनक या उसके टॉक्सिन की अल्प मात्रा द्वारा तैयार प्रतिजन होता है। तो असत्य पूछा गया है, इसमें कौन सा है? तो केवल दो है। अभी हम इससे मान के चलो कि प्रतिरक्षित नहीं हो पाए, बाकी ये वाली बात सही है। जब हम लोग टीके बनाने के तरीके ढूंढ रहे थे, वहां पर देखा गया था कि मृत जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाई जाती है। इसको बढ़ाना है कमेंट, ठीक है। तो कौन सा हो गया इसका? बी वाला। अभी हम हेपेटाइटिस ए से मुक्ति नहीं पाए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है वसा या लिपिड पर कुछ सवाल हो सकते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा और सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा, जरा बताना। ऊर्जा का सबसे बड़ा या सर्वोत्तम उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, जरा इसके बारे में बताइएगा। तो जवाब होगा ऊर्जा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा होता है? वसा। सर्वोत्तम तो वसा ही है ना। अगर हमसे पूछा है दैनिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो यही बातें हमें समझना है, इसको ध्यान में रखना है। तो जवाब क्या हुआ? 12 का ए वाला विकल्प हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। देखिए, दूध हमारे जीवन के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है। कौन सा विकल्प दूध में पाए जाने वाले पोषक पदार्थों की प्राप्ति के लिए सही है, आपको बताना है। तो दूध में क्या होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज की माल्टोज। तो जवाब हो जाएगा दूध में होता है लैक्टोज। दूसरा क्या होगा? केसीन। और क्या होगा? विटामिन बी 12। तो विकल्प कौन सा हो गया? बी वाला। तो दूध में एक केसीन, जो कि दूध के सफेद रंग का रीजन है, और केसीन प्रोटीन होता है दूध में ना, व्हाइट कलर के लिए। और दूसरा दूध में लैक्टोज है ना, एक विशेष तरह की शर्करा, जिससे दूध में या दूध का जो आपको स्वाद है वो हल्का सा मीठा दिखाई देता है। तो किसकी वजह से दिखाई देगा? वो दिखाई देगा लैक्टोज की वजह से, ठीक है ना। तो ये बड़ा शानदार और बहुत ही अस्पष्ट बातों का सवाल था, जिसे आपको पॉइंट में रखते चलना है। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। सूक्ष्म जीव की उपलब्धता संबंधी स्थान, ये सवाल जो बता दिया उसको 5 रुपया का इनाम हमारी तरफ से ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ होते हैं? मानव की आंत में, गर्म और ठंडे स्थान पर, ज्वालामुखी के मुहाने पर, दलदली जमीन पर, गहरे समुद्र पर। कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, जरा बताओ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ प्राप्त हो सकते हैं? जो बता देगा उसको 5 रुपए का व्यक्तिगत इनाम दिया जाएगा। और इतने देखो कितने लालची लोग हैं, सब उत्तर दे रहे हैं 5 रुपए के लिए। तो शायद हमने पढ़ा ना, जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि, और जहां न पहुंचा कवि वहां पहुंच गया सूक्ष्म जीव। ऐसी कोई जगह नहीं जहां अपना स्थान नहीं। यानी कि एक नहीं, सभी जगहों पर आपको सूक्ष्म जीव मिलेंगे। तो जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 सभी। क्या? 1 2 3 4 5 सभी। सभी जगहों पर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव मिलने की पूरी तैयारी करते हैं। जरा बताना किनका किनका सही हुआ था, थोड़ा आगे बढ़ो। जिनका जिनका सही हुआ था वो क्लास के बाद अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेंगे। सबको 5-5 रुपए का नगद पुरस्कार भेज दिया गया है ना, हमारी तरफ से। कंप्यूटर महोदय सबके खाते में 5 रुपए ट्रांसफर कर दीजिएगा, है ना। क्लास के बाद पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा तो बताना, ठीक। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, तो कितने हो गए? आल आप एबब। वो चाहे ह्यूमन इंटेस्टाइन है या वूम नहीं है, वो गर्म है, इसको हॉट कर देना। हॉट और एक्सट्रीमी कोल्ड वाटर है, माउथ ऑफ द वेल्कनो है, और दलदली जमीन है ना।
या मार्सी लैंड बोलते हैं, स्वैम्पी लैंड लिखा है वो भी सही है, डीप सी है, लगभग सभी जगहों पर आपको मिल जाएगा, है ना। अगला ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन पर आपको 2 रुपए का इनाम दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, है ना। तो इसका उत्तर देना। लिखें, ब्रेड मोल्ड या चमड़ा और जेली तंबाकू पर कौन सा कवक पाया जाएगा? पेनिसिलियम नोटेटम, क्लैविसेक्स परप्यूरिया, राइजोपस कवक, एरिकस कवक। साफ पढ़े हो, पक्का पढ़े हो, बता दें, लिखित कॉपी में चेक करना, मिल जाएंगे, कवक वाले टॉपिक पर जाना। ब्रेड मोल्ड वाला जो कवक है वो कौन सा होता है? इस सवाल के लिए पार्टी आपको 2 रुपए का इनाम देगी। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। उत्तर होगा राइजोपस। कौन सा? राइजोपस कवक। मैंने लिखाया है प्रॉपर तरीके से कि राइजोपस कवक जो होते हैं वो ब्रेड मोल्ड वाले कवक होते हैं, ब्रेड पर पाए जाते हैं। याद है ना वो बूझो और पहेली का चित्र, बड़ा बड़ा हाथ नुमा ब्रेड का काला काला हिस्सा दिखाई दिया था। तो जवाब क्या हुआ? सी वाला, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो 15 है सवाल, एक और सवाल शायद हो सकता है। हाँ, कौन सी शैवाल सुपर फूड के रूप में पाई जाती है? ये सवाल आपने पढ़ा नहीं है लेकिन याद रखिएगा, इसका नाम है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना में वो सारे पोषक तत्व तो मौजूद हैं जो इंसानी शरीर में चाहिए होते हैं, इसलिए स्पिरुलिना को हम एक तरीके से सुपर फूड शैवाल के रूप में जानते हैं। किस रूप में? सुपर फूड शैवाल के तौर पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। लिखा है कि कवक के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई हैं, आपको बताना है। फंगस, कवक एकल कोशिका और बहुल कोशिका वाले यूकैरियोट होते हैं। बस अगर किताब कॉपी खुली है तो बता लोगे। सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेल यूकैरियोट ऑर्गन। कवक एक ईस्ट या खमीर के कवक कहलाते हैं। ईस्ट या खमीर एक कवक है, कई बार बोला हूं मैं। गुच्छी या मर्सेला मशरूम अत्यंत लाभदायक और महंगी खाद्य मशरूम है जिसकी खेती होती है। मोदी जी इसी खाते हैं लोग कहते हैं, हमें पता नहीं। लेकिन विश्व की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम भी किससे बनाई गई? कवकों से बनाई गई। सत्य कथन का चयन करके तत्काल बताइए। इस सवाल के लिए आपको 1 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। तो बड़े पैसे हो जा रहे हैं आपके आज तो भाई, 5 2 7 1 8 रुपया कमा लिया आपने देखते देखते। 1 रुपए इसका मिलेगा। क्लास के ठीक बाद आपके सभी के खाते में 8 8 रुपए काट काट लिए जाएंगे, ठीक है। हमारे खाते में आएंगे ना वो सारे के सारे। आपका पैसा मेरा पैसा, है ना, और मेरा पैसा आपका पैसा तो है नहीं, आपको जानते ही हो। तो आपका पैसा मेरा पैसा हो जाएगा, ठीक। इसका उत्तर बताना। तो इसमें सारी बातें सही हैं। अगर आप कवकों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं या उनके बारे में जानते हैं तो वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज आल्सो मेड बाय द फंगी गुची एंड मार्सेला मशरूम इज वेरी profitable and expensive edible mushroom which cultivation is not possible. Yeast is a fungi and a single celled multicell। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 सारे, 1 2 3 4 सारे हो जाएंगे। तो यहीं पर आपका टेस्ट पेपर संपन्न होता है। तो 8 रुपए कमाने वाले सभी दोस्तों को हार्दिक बधाई, और थोड़ी ही देर बाद 8 रुपए कमाने गंवाने वालों को भी हार्दिक बधाई। तो आज की जो क्लास थी यहीं पर संपन्न होती है, और कल पुनः मुलाकात करेंगे। कल का जो टॉपिक करेंगे, ध्यान देना, हम कल फिर से बायोलॉजी के दूसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं। किसके? बायोलॉजी के पार्ट 2 में प्रवेश कर रहे हैं। और बायोलॉजी का जो पार्ट 2 होगा वो ह्यूमन बॉडी पर डिपेंड, किस पर डिपेंड करेगा? ह्यूमन बॉडी पर डिपेंड करेगा, मानव की जो शरीर है उस पर निर्भर करेगा। इसे हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या कहेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी के तौर पर जानेंगे। ध्यान देना, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, वो चाहे क्लास 6 के हों, 7 के हों, 8 के हों, 9 के हों, 10 के हों, इन सभी पर हम गहरी निगाह डालेंगे और शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। और दूसरी बड़ी बात, सर आप बारात गए थे का? क्यों, बारात जाने से क्या होता है? अगली बार हम और आपसे बातचीत करेंगे। तो कल क्लास 6 में ह्यूमन फिजियोलॉजी ढूंढा जाएगा, 7 में ढूंढा जाएगा, 8 में ढूंढा जाएगा, 9 में ढूंढा जाएगा और 10 में ढूंढा जाएगा।
और लगातार आगे बढ़ते